हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम पढ़ेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि जनवरी माह में क्या समसामयिक घटनाओं रही हैं, किस तरीके के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्या पैटर्न रहता है, उन सब के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारा राज व्यवस्था और शासन के बारे में, जिसमें राज व्यवस्था और शासन के बारे में के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है उसमें पहला है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण के बारे में जैसे पहला टॉपिक शक्तियों का पृथक्करण हुआ, दूसरा आता है संघवाद दिल्ली को विशिष्ट दर्जा, तीसरा आता है चुनाव और प्रौद्योगिकी न्यायपालिका में महिलाएं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये संक्षिप्त सुर्खियां इससे रिलेटेड क्या रही हैं, इन सब के बारे में ये टॉपिक है। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी दिया गया है कि किस देश के किससे क्या संबंध रहे हैं उनके बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में जो क्या समसामयिक घटनाएं रहीं, क्या जनवरी माह में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में। जैसे सॉवरेन बॉन्ड हुआ, उत्कर्ष 2.0, इस तरीके की क्या योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, किस योजनाओं पे क्या कार्य किया जा रहा है, क्या चैलेंजेस रहे हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आए जनवरी माह में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है पर्यावरण से संबंधित क्या क्या टॉपिक रहे, इन सब के बारे में। और भी ऐसे कई टॉपिक रहे जैसे सामाजिक मुद्दे रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। इन सब के बारे में, कला एवं संस्कृति के बारे में एक विस्तृत एनालिसिस करेंगे और सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा राज व्यवस्था और शासन के संदर्भ में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में के संदर्भ में पढ़ेंगे कि जनवरी 2023 में क्या इससे रिलेटेड मुद्दे उठे हैं, क्या करंट अफेयर में रहा है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ अ पावर। तो पहला टॉपिक कौन सा है? शक्तियों के पृथक्करण के बारे में। शक्तियों का पृथक्करण सुर्खियों में क्यों रहा है? सबसे पहले इसका रीजन देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बहस को जन्म दिया। तो ये किससे आया है? कॉलेजियम प्रणाली में कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग ने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बहस को जन्म दिया। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है उसके बारे में बताया गया है और ये सुर्खियों में क्यों रहा है, इससे संबंधित है। इससे संबंधित और अन्य तथ्य क्या क्या रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला तथ्य आता है कि यह कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने पत्र सुझाव के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम जो कानून और न्याय मंत्रालय है उसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए और इसी प्रकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। तो हाल ही में जो इसमें कार्यकारी प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर जो संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में जो बहस स्टार्ट हुई है उसके अंतर्गत जो पहला जो तथ्य आता है उसमें कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पत्र के थ्रू एक सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए और जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं उन्हें हाई कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये पहला इसका पॉइंट आता है। अब दूसरा तथ्य आता है कि इसमें उपराष्ट्रपति ने कहा था कि 1973 में के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीवाद के निर्णय से पूरी तरह से सहमत नहीं है। उपराष्ट्रपति ने क्या कहा कि जो 1973 में केशवानंद भारतीवाद हुआ है उस तरीके से ये इस वाद को ये के संदर्भ में ये पूरी तरह से सहमत नहीं है। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था और उपराष्ट्रपति के अनुसार इस बाद में न्यायालय में न्यायिक समीक्षा को तो बरकरार रखा था, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया था। मतलब इसमें उपराष्ट्रपति ने अपने विचार को बताया और कहा है कि 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद आया था उससे यह पूरी तरह से सहमत नहीं है। इसमें मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था और उनके अनुसार कि इस बाद में न्यायालय में न्यायिक समीक्षा को तो बरकरार रखा था, लेकिन 1968 के तहत संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित कर दी थी। इसके संदर्भ में तीसरा तथ्य आता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी करने के मुद्दे को कहा है कि संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी के लिए बाध्यकारी है। तो इसके संदर्भ में यह तीसरा तथ्य आता है कि इसके लिए यह सुप्रीम कोर्ट के सभी के लिए यह बाध्यकारी है। अब पढ़ते हैं कि इसमें के संदर्भ में हमने देख लिया कि ये सुर्खियों में क्यों रहा शक्तियों का पृथक्करण और इससे संबंधित किस किस के क्या तथ्य रहे। तो इसमें 3 मेजर तथ्यों को बताया गया।
इसके अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर तो इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कार्यकारी सरकार क्या होती है, कार्यकारी सरकार जो होती है वह कानून को लागू करने की शक्ति होती है उसके पास में। संसद क्या होती है, संसद यह है कानून का निर्माण और उसमें संशोधन करने की शक्ति होती है। और तीसरा आता है न्यायपालिका, न्यायपालिका में कानून पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। मतलब जो तीन तरीके से सरकार होती है, इसमें कार्यकारी सरकार आती है, संसद आती है, न्यायपालिका आती है। जो तीन तरीके से होती है, जिसमें कार्यकारी सरकार जो होती है वो कानून को लागू करने की शक्ति होती है उसके पास में। दूसरा जो संसद आती है वो उसे कानून का निर्माण और उसमें संशोधन करने की शक्ति होती है। और तीसरा आता है न्यायपालिका, उसमें कानून पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये इसके संदर्भ में है। अब शक्तियों का पृथक्करण किस किस तरीके से किया गया है, क्या क्या इसके संदर्भ में अनुच्छेद रहे हैं, क्या क्या इसके संदर्भ में वाद विवाद हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जिसमें आता है शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत पहला पॉइंट, पहला आता है कि इसमें प्रत्येक संस्था दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसमें क्या है कि इसमें से प्रत्येक संस्था जो होती है दूसरे पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन कोई संस्था जो प्रत्येक संस्था है एक दूसरे पर अगर कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा आता है हालांकि संविधान में शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पृथक्करण का संकेत देते हैं। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि इसे अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण सुनिश्चित करे। तो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा आता है अनुच्छेद 361 के तहत कहा गया है कि यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा अनुच्छेद हो गया। फिर एक अनुच्छेद आता है 105 और 104 में। 105 और 104 संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शक्तियों व विशेषाधिकार को प्रदान करता है। संसद को और संसद जो विधानमंडल है उसको विशेषाधिकार प्रदान करता है। और नेक्स्ट अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 122 और 212। अनुच्छेद 122 और 212 में कहा गया है कि संसद व राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच कराने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। तो यह इसके संदर्भ में। तो इसमें संविधान की शक्ति के पूर्ण और कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी कुछ अनुच्छेद शक्ति के पृथक्करण का जो संकेत देते हैं उसके अंतर्गत आता है डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 आता है। 361 आता है जो राष्ट्रपति राज्यपाल से संदर्भित है। फिर आता है अनुच्छेद 105 जो संसद और राज्य विधानमंडल से संदर्भित है। और अनुच्छेद आता है 122 और 212 जो संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों पर जांच करने पर न्यायालय के प्रतिबंध को आरोपित करता है। तो इसके संदर्भ में ये जो 4-5 आर्टिकल हैं ये दिए गए हैं। फिर आता है केशवानंद भारतीवाद में शक्तियों के पृथक्करण में संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा कहा है। फिर आता है कि राज्यों को सभी तीनों अंगों की भी शक्तियों और जिम्मेदारियों का अतिव्यापन प्रकट हुआ है। जिसके अंतर्गत पहला अनुच्छेद आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 32 और 226 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का एक असाधारण शक्ति होगी उसके बारे में बताया गया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं सभी तीनों अंगों में शक्तियों जिम्मेदारियों का अतिव्यापन जो किया गया है उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 142 के तहत इसको दिया गया। अब आता है शक्तियों के पृथक्करण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और यह कब से आया है, कब से इसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या रहा है। इसके अंतर्गत पहला बार इस अवधारणा की उल्लेख 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में अरस्तु की कृतियों में मिलता है। तो इसका सबसे पहले शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख कहाँ मिलता है, अरस्तु की कृतियों में। अरस्तु के ने सरकार के 3 अभिकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया था। तो अरस्तु के समय में किस तरीके से विभाजित किया गया था, 3 तरीके से। कि पहला कि 3 अभिकरण थे, अभिकरणों को महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के संदर्भ में वर्णित किया था। और आधुनिक समय में आए इस अवधारणा को 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया था। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक डे ला एस्पिरिट डेस लोइस द स्पिरिट ऑफ लॉज के इस सिद्धांत को अत्यधिक व्यवस्थित किया और वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया। तो इसमें जो सबसे पुराना या पहली बार जो अवधारणा आई वह अरस्तु के समय में आई, जिसमें 3 अभिकरणों को अब महासभा, लोक अधिकारियों और न्यायपालिका के रूप में वर्णित किया गया। फिर आधुनिक समय में मॉन्टेस्क्यू के समय में
यह विचारधारा आई, जिसमें इनकी पुस्तक डे ला एस्पिरिट डेस लॉइस द स्पिरिट ऑफ लॉज के सिद्धांत में अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से वर्णित किया। तो यह उसके संदर्भ में रहा। अब भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत क्या रहा है, इसके संदर्भ में भी पढ़ते हैं। इसके संदर्भ में पहला आता है कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण। नागरिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में है कि न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है और इस प्रकार वह नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। जैसे उदाहरण के रूप में कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार की भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की थी। तो यह इसके संदर्भ में है, नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में, जिसमें न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद के जो निर्णय आया था उसके संदर्भ में यह उदाहरण है। फिर दूसरा आता है शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है, या शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, इसका दूसरा पॉइंट है। शक्तियों को अलग अलग संस्थानों में विभाजित किया गया है, लेकिन इस संस्थानों को सीमित शक्तियां दी गई हैं और यह व्यवस्था तानाशाही अराजकता के उद्भव को रोकती है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखती है। फिर आता है न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा न्यायपालिका को अपने कार्यों के संपादन के लिए मिली स्वतंत्रता को मजबूत करने में मदद करती है। इसके संदर्भ में फिर आता है कार्यात्मक विशेषज्ञता का निर्माण करती है। यह अलग अलग संस्थानों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता सृजित करता है, साथ ही यह शासन में दक्षता सुनिश्चित करता है। फिर आता है सरकारी संस्थाओं के बीच संघर्षों को कम करता है। इसका उद्देश्य सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच टकराव के किसी भी कारण से शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है। तो यह न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न संस्थानों के कार्य क्षेत्रों की सुपरिभाषित सीमाएं भी नियत करता है। यह इसके संदर्भ में। फिर आता है इसमें भारत में शक्ति के पृथक्करण से संबंधित मुद्दे कौन कौन से रहे। इसके अंतर्गत पहला मुद्दा आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध की स्थिति। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो गतिरोध की स्थिति में है, इसमें शीर्ष न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रक्रिया ज्ञापन द्वारा शासित होती है और इस प्रक्रिया ज्ञापन में 1947 को जारी किया गया था और इसे 1999 में अपडेट किया गया। तो इसमें जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के गतिरोध को बताया गया, उसमें जो प्रक्रिया ज्ञापन था उसे 1947 में स्टार्ट किया गया था, जिसे 1999 में अपडेट किया गया और न्यायपालिका ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसमें जो अभी जो 2015 में संशोधन हुआ था उसमें उसके अंतर्गत एक जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया था और 2015 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह कॉलेजियम की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया MOP जारी करे। मतलब नई प्रक्रिया ज्ञापन को स्टार्ट करने का कहा गया, जिसके अंतर्गत 2017 में नए MOP को अंतिम रूप दिया गया और इसे अभी तक अपनाया नहीं गया और सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर सकती है। तो यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध के संदर्भ में। फिर आता है कार्य विभाजन में चुनौतियों के संदर्भ में। कार्य विभाजन में चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि यह सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है जो सरकार के तीनों अंगों, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं तथा ये एक दूसरे से अलग हैं, इसके संदर्भ में, जिसमें व्यवहार में उनके कार्यों तथा शक्तियों में ओवरलैप हो सकता है और इससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करने में संघर्ष और चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। यह कार्य विभाजन में चुनौतियों के संदर्भ में, जिसका उदाहरण के रूप में देखते हैं कि यदि विधायिका के पास केवल कानून बनाने की शक्ति है तो उसे विशेषाधिकार को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इसका कारण यह है कि विधायिका के दंडित करने की शक्ति को अर्ध न्यायिक कार्य के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे अंग के रूप में आता है कि दूसरे अंग के अतिक्रमण की ओर ले जाता है, जिसके अंतर्गत इस सिद्धांत में आधुनिक व्याख्या के अनुसार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के आवश्यक कार्यों को अतिक्रमित कर बिना अपने आकस्मिक कार्यों को संपादन कर सकता है, जिसके अंतर्गत इस मामले में अतिक्रमण का जोखिम फिर भी बना रहता है। इससे सत्ता संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर पड़ सकता है। इसके अंतर्गत आगे की राय में क्या बताया गया है कि आगे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं कि इसे के अंतर्गत, जिसमें पहला आता है कि अलग अलग संस्थानों के बीच उचित नियंत्रण और संतुलन को बढ़ावा देना। दूसरा आता है समय सीमा। PLR प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में केंद्र द्वारा की 3 से 4 सप्ताह के लिए मंजूरी दे देनी चाहिए और नागरिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित संवैधानिक सर्वोच्चता को बढ़ावा देना चाहिए। आगे की राय इसमें बताई गई है कि क्या किया जाना चाहिए।
या इसके संदर्भ में जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में हमने हिस्ट्री को देखा, क्या करंट में मुद्दे रहे उसके बारे में, और इन सब के बारे में एक एक करके देखा, जिसमें ये न्यायपालिका के कुछ निर्णय दिए गए हैं उनके संदर्भ में भी एक बार बात कर लेते हैं। जिसमें पहला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद की में। इसके अंतर्गत इसमें आता है कि इसमें कहा गया था कि संविधान की संशोधन में करने की शक्ति संविधान के मूल ढांचे के अधीन है, इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। फिर दूसरा वाद आता है कि IS कोहेलिन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। तीसरा वाद आता है राम जबाया बन कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। चौथा आता है P कन्नदासन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। फिर आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। फिर आता है करतार सिंह बनाम राज्यवाद, जिसमें कहा गया है कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कानून का निर्माण करना विधायिका का काम और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, और कानून की व्याख्या करने का कार्य भी न्यायपालिका का ही है। इसके संदर्भ में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बहनी और सुलभ न्याय कौन कौन से होते हैं, बहनी और सुलभ न्याय क्या है, यह क्या है, जिसमें अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदनवाद 2016 में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जीवन के अधिकार के तहत प्राण के साथ साथ अधिकारों का समूह भी शामिल है, और इसमें अधिकारों के सहित न्याय तक पहुंच का अधिकार भी समाहित होता है, जिसमें न्याय तक पहुंच के 4 घटक शामिल होते हैं। जिसके अंतर्गत पहला घटक आता है कि राज्य को एक प्रभावी न्यायिक तंत्र स्थापित करना चाहिए। दूसरा आता है न्यायिक प्रक्रिया सुस्त ना हो और उसमें गतिशीलता बनी रहे। तीसरा आता है कि न्यायालय अधिक दूरी का ना हो, और चौथा आता है न्यायिक प्रक्रिया जो हो वह सुविधाजनक हो। इसकी आवश्यकता क्यों रही? इसकी आवश्यकता के लिए क्योंकि इसमें अच्छे वकीलों की अधिक फीस के कारण, दूसरा कि न्यायालय की फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क जो लगते हों उसके कारण, जागरूकता की कमी के कारण और कम बजटीय आवंटन के कारण इसकी आवश्यकता हुई। और इसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहला तो ये कि वकीलों को फीस मानकीकृत और विनियमित किया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम की स्थापना की जाना चाहिए। और तीसरा, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अंतर्गत है। अब पढ़ते हैं जो 2015 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, उसके बारे में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2022 आया है उसके संदर्भ में पढ़ते हैं कि इस विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। जिसके अंतर्गत हाल ही में राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्य में NGC विधेयक 2022 को पारित किया है। NGC विधेयक 2022 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करना है। यह विधेयक NGC द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित प्रक्रियाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि भारत के न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु है। दूसरा आता है उनके स्थानांतरण के लिए न्यायिक मामलों को निर्धारित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार व अक्षमता से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करने के लिए विश्वसनीय और उचित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया। चौथा आता है कि किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान की प्रस्तुति के संदर्भ में है। यह इस विधेयक के संदर्भ में 4 प्रावधान दिए गए हैं। अब बात पढ़ते हैं इसमें यहाँ पर हमारे शक्तियों के पृथक्करण से संबंध में टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संघवाद। संघवाद के संदर्भ में जो दिल्ली का विशिष्ट दर्जा के संदर्भ में सुर्खियों में क्यों रहा? हाल के दिनों में केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच टकराव चल रहा था। इसका कारण कार्यों का अतिव्यापन है जो केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, सुर्खियों में क्यों रहा है कि इसमें केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है। इसके संदर्भ में जिसका कारण क्या होता है कि कार्यों का अतिव्यापन है और जो केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है। इसके संदर्भ में अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इसके पहला तथ्य आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव का एक मामला चल रहा है। यह मामला दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सिविल सेवकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। दूसरा आता है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और कुछ नहीं बल्कि संघ का ही विस्तार है। इसके संदर्भ में कहा ये जो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान स्थिति को 1991 में 59वें संविधान 69वें
संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नया दर्जा दिया गया था। इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और विधानसभा का भी प्रावधान किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद के बाद दो नए अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी को जोड़ा गया, जिसमें विधानसभा के पास राज्य सूची और संवर्ती सूची में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी, और यहाँ तक कि ऐसा कोई मामला जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है लेकिन कुछ मामलों में विधानसभा को शक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसे मामलों में राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंधित मामले होते हैं, और राज्य सूची की प्रविष्टि 64, 65, 66 से संबंधित मामले जब तक वे उक्त प्रविष्टि 1, 2 और 18 से संबंधित हों। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह राज्य सूची के किस प्रविष्टि में क्या प्रावधान दिए गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किस सूची में है, किस संदर्भ में दिया गया है, किस प्रविष्टि में। इन सब के अंतर्गत आपको हर एक चीज़ों के बारे में एक एनालिसिस करके आप जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें ये देखना है कि यह राज्य सूची की किस प्रविष्टि में है, इन सब पे ध्यान रखना है। फिर आता है कि यदि उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले पर मतभेद हो जाता है तो उपराज्यपाल इस मामले के निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्णय को काम करेगी। एनसीटी दिल्ली में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि और विषय में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के बारे में, इसके अंतर्गत पहला जो अधिनियम के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का अर्थ एलजी होगा। और दूसरा आता है कि इसमें दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी भी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों को किसी भी कार्यवाही से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। तीसरा आता है कि उपराज्यपाल को उन विधेयकों स्वीकृति को लंबित करने और उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने की सुरक्षित करने की शक्ति प्रदान की जाएगी जो संयोग बस किसी भी ऐसे मामले को शामिल करती है जो विधानसभा को प्रबल शक्तियों के दायरे से बाहर करती है। फिर इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो इसकी समस्याएं हैं उसके अंतर्गत पहली समस्या आती है कि विधायिका के विशेषाधिकार के विरुद्ध है। इसमें विधानमंडल को अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति है, उसे मिले विशेषाधिकारों का भाग होती है और ये विशेषाधिकार विधानमंडल के दोनों सदनों को प्राप्त होते हैं। दूसरा आता है एलजी की कार्यवाही की जवाबदेही नहीं होती है। इसमें प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए विधानसभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाया गया है और कार्यकारी जवाबदेही सरकार के संसदीय प्रसार के लिए और यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर आता है चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के संदर्भ में। इसमें सरकार के रूप में एलजी विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने या सदन के निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है। शक्ति के संकेंद्रण के संदर्भ में जैसा कि जीएनसीटीडी अधिनियम के प्रावधान किया गया है जिसमें विधान द्वारा निर्मित किसी भी सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा। इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आगे की राय में बताया गया है कि एक तो सहयोगात्मक संरचना होनी चाहिए, दूसरा होता है कि बेहतर मिश्रित संतुलन को अपनाना चाहिए, राजनीतिकरण को कम करना चाहिए और सुस्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर संदर्भ में कुछ प्रावधान थे जिसमें देखा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण बात के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दो जजों की पीठ ने इस बात को सेवाओं पर जीएनसीटीडी और केंद्र की शक्तियों की सवाल पर अलग अलग निर्णय दिया और मामले को 3 जजों की पीठ को भेज दिया गया है। इसके संदर्भ में इसी तरह दिल्ली सरकार का प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ इसको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले 1950 में भाग सी में इसे राज्य के रूप में बनाया गया। फिर 1951 में निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया। 1966 में दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया और 1991 में 59वें संविधान संशोधन अधिनियम जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 पारित किया गया और 2021 में जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम पारित किया गया। यह दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग के संदर्भ में है। अब इसके संदर्भ में हमने एक एक करके पढ़ लिया है जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के जो बीच जो प्रशासनिक विभाग है उनके एलजी के संदर्भ में क्या अंतर है। इसमें पहला अंतर आता है जिसमें पढ़ते हैं पहला अंतर कि दिल्ली के एलजी को पुदुचेरी के एलजी से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दिल्ली के एलजी में कार्यकारी कार्य सौंपे गए हैं और जो ये एलजी को मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि से जुड़े मामलों और अपनी शक्तियों के प्रयोग करने की अनुमति देते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया।
दूसरा आता है कि दिल्ली की उपराज्यपाल GNCTD अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा निर्देशित है। वहीं दूसरी ओर पुदुचेरी को LG के अधिकतर मामलों में संघ राज्य क्षेत्रों के शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित है। फिर आता है संविधान के अनुच्छेद 239A के सह GNCTD अधिनियम 2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुदुचेरी की तुलना में कहीं अधिक है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है चुनाव और प्रौद्योगिकी के बारे में। चुनाव और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह सुर्खियों में क्यों रहा? इसमें हाल ही में नई दिल्ली में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और भारतीय निर्वाचन आयोग की इस सम्मेलन की मेजबानी की। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये कि नई दिल्ली में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और दूसरा कि ये कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस सम्मेलन की मेजबानी की। अब पढ़ते हैं चुनाव और प्रौद्योगिकी के बारे में कि क्या है यह चुनाव और प्रौद्योगिकी। चुनाव और प्रौद्योगिकी चुनावी प्रक्रिया में संचार एवं प्रौद्योगिकी की शुरुआत दुनिया भर में मतदाताओं के साथ विशेषज्ञों के रूप में छवि, रुचि और चिंता दोनों पैदा कर सकती रही है। दूसरा आता है कि दुनिया भर में अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय चुनाव प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से नई तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसके संदर्भ में फिर आता है ICT को गतिविधियों को कई स्तरों पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कुछ चुनाव पूर्व गतिविधियां दी गई हैं, चुनाव के दिन की गतिविधियां दी गई। चुनाव पूर्व गतिविधियों में मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें मतदान कर्मियों के चयन, EVM और माइक्रो ऑब्जर्वर्स या यादृच्छिक करना इसके संदर्भ में है। और चुनाव के दिन के संदर्भ में कम्युनिकेशन प्लान फॉर इलेक्शन ट्रैकिंग के बारे में बताया गया है। इसमें कार्यवाही की वेबकास्टिंग और वेब स्ट्रीमिंग के बारे में बताया गया और लोकसभा चुनाव 2009 में दौरान पहली बार तमिलनाडु में लाइव रिकॉर्डिंग की थी, इसके संदर्भ में भी या इसके बताया गया। चुनाव के बाद के क्या परिणाम रहते हैं? चुनाव के बाद में परिणाम में अधिकतम थ्रूपुट के लिए मानकीकृत और अनुकूलित रिपोर्ट का उपयोग करके दुनिया भर में हितधारकों के लिए परिणामों का प्रसार किया जा सकता है और चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों के अंतर्गत इसमें प्रौद्योगिकियों का उपयोग जैसे CEO, वेबसाइट का डिजाइन और होस्टिंग, मतदाता सूची की मेजबानी, लोक शिकायतों के निवारण की वेबसाइट अनुकूलित वेब पोर्टल पर आधारित है। इसके संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि ECI डेमोक्रेसी कोहार्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी का नेतृत्व कर रहा है और समिट फॉर डेमोक्रेसी के अनुवर्ती के रूप में स्थापित किया गया। समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसके संदर्भ में फिर आता है इसमें चुनाव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व रहा है। चुनाव प्रौद्योगिकी के महत्व में पहला पॉइंट है कि चुनाव में धोखाधड़ी में कमी करना। दूसरा, मतदाता रजिस्टर की सटीकता की सुधार करने में मदद करना, पहुंच में सुधार होना, दक्षता में सुधार होना। फिर आता है मतदान प्रतिशत में सुधार होना, चुनाव से संबंधित जानकारी का प्रसार होना और इसके संदर्भ में है। फिर आता है चुनाव से संबंधित जो चुनौतियां उत्पन्न हुई है, इसमें पहली चुनौती आती है डीप फेक का उपयोग करना। दूसरा आता है मतदाताओं का हेरफेर होना। तीसरा आता है साइबर सुरक्षा जोखिम। चौथा आता है प्रौद्योगिकियों की सार्वभौमिक पहुंच और पांचवा आता है मतदाताओं में जागरूकता की कमी। इसके संदर्भ में इसमें आगे की राय में क्या बताया गया है कि आगे की राय में कि ऑनलाइन स्पेस में मतदाता सुरक्षा होनी चाहिए। फिर आता है बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही तंत्र और साइबर हस्तक्षेप को पहचानना और दंडित करना। इसके संदर्भ में यह बताया गया और चाहे चुनाव संचालन संस्थान में समर्पित साइबर सुरक्षा इकाई के इस रूप में स्थापित करने के रूप में पहचानने के रूप में बताया गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें न्यायपालिका में महिलाओं के बारे में। न्यायपालिका में महिलाओं में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इतिहास के तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। इसमें पहली बार हुआ है, मतलब 2 बार हो चुका है पहले, ये अभी तीसरी बार हुआ है कि पूर्ण महिला पीठ का गठन किया गया। इसमें पूर्ण जो महिला पीठ का गठन किया गया है, इसमें सबसे पहले जो महिला पीठ का गठन किया गया था उसमें सबसे पहले 2013 में, फिर 2018 में और 2022 में तीन पर महिलाओं की पीठ जो पूर्ण तरीके से रही उनमें गठित किया गया। इसमें तीसरी पूर्ण महिला पीठ में वैवाहिक विवादों और जमानतों से जुड़े मामले से संबंधित स्थानांतरण में याचिकाओं की सुनवाई की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं और इस संख्या को देखते हुए 2027 में ही अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी। मतलब प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीश हैं, तो फ्यूचर में मतलब 2027 में एक मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं 2027 तक। फिर आता है न्यायपालिका में महिलाओं का क्या महत्व रहा है। महिलाओं का महत्व में इनकी विविधता के संदर्भ में विशेषकर महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में न्यायपालिका में
विविधता लाने की आवश्यकता है। यह लैंगिक परिप्रेक्ष्य को प्रासंगिक बनाएगा क्योंकि महिला न्यायाधीश न्यायपालिका में अलग अनुभव और प्रभाव का समावेशित करती है और ये अनुभव तथा प्रभाव भी महिलाओं को सोच को आकार देते हैं, साथ ही ये निर्णयों में उनके तर्कों के रूप में परिलक्षित भी होते हैं। फिर आता है लोक विश्वास में निर्माण के संदर्भ में, फिर आधुनिकीकरण और सुधार के संदर्भ में, इसमें महिलाओं की विजिबिलिटी के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि महिलाओं का क्या महत्व है। फिर आता है न्यायपालिका में महिलाओं से में कम प्रतिनिधित्व हेतु उत्तरदायी कारण क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या कारण है। पहला कारण आता है कि सामाजिक कारक। सामाजिक कारण ऐसा कि एक महिला के करियर में सबसे रचनात्मक और निर्णायक वर्ष के समय ही उसके द्वारा अपना परिवार बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समयावधि होती है, इसके संदर्भ में भी बताया गया। दूसरा कि कुछ महिलाएं पूरी तरह से प्रैक्टिस छोड़ देती हैं और अन्य महिलाएं अंशकालिक या अधिक स्थिर विकल्पों को चुनती हैं। तीसरा आता है कि महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व में न्यायिक प्रणाली न केवल विविधता में से बल्कि उस क्षमता और गुणवत्ता में भी वंचित हो जाती है जिनका ये महिलाएं कानून और न्याय प्रदान करने के लिए समावेशित कर सकती हैं। फिर इसका जो दूसरा मेजर कारण आता है कि प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड। इसमें जिला न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की भर्ती के समक्ष एक प्रमुख बाधा प्रवेश परीक्षा पात्रता होती है। जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं और वकीलों द्वारा 7 वर्ष से लगातार कानूनी प्रैक्टिस करना है और 35 से 45 वर्ष की आयु के वर्ग में होना आवश्यक है। न्यायपालिका में लैंगिक असमानता के संदर्भ में अब तक केवल एक महिला न्यायाधीश को छोड़कर कोई भी महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट में नियुक्तियों की देखरेख करने वाले शीर्ष न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में अपनी जगह नहीं बना पाई है। महिलाओं की अधिवक्ता में न्यायाधीश बनने के उदाहरण भी बहुत कम हैं। इसमें सबसे पहले तो हम भारत में न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति देखते हैं, जिसमें महिलाओं की स्थिति में कुल कार्यशील संख्या में महिलाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट में 12.5% है, हाई कोर्ट में 13.2% है और अधीनस्थ न्यायालय में 35.1% है। फिर आता है 5 हाई कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश अभी तक नहीं रही है, जिसमें पहला जैसे उत्तराखंड में 11 महिलाओं में 5 महिलाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में काम किया, उन्हें पिछले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया। त्रिपुरा में केवल किया गया है। फिर आता है जैसे 5 जो हाई कोर्ट हैं जिसमें महिला न्यायाधीश नहीं रही, जिसमें पहला आता है उत्तराखंड, दूसरा पटना, तीसरा मेघालय, फिर चौथा मणिपुर और फिर त्रिपुरा। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, पटना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। केवल सिक्किम, तेलंगाना और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई कोर्ट में 1/4 अधिक महिलाएं होती हैं और केवल 15% महिलाएं अधिवक्ता हैं। यह इसके महिलाओं के संदर्भ में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इसमें आगे की राय बताई गई है कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। पहला तो ये कि अनुकूल कार्यस्थल तब सुनिश्चित होगा जब सभी स्तरों पर पुरुष कार्यस्थल में महिलाओं के प्रति अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में भाग लेंगे। दूसरा, न्यायिक पीठों को महिला वकीलों की योग्यता और क्षमताओं के खिलाफ व्याप्त मिथकों और धारणाओं का खंडन करना चाहिए। तीसरा, अधिक से अधिक महिलाओं को वरिष्ठ अधिवक्ता वकील बनाकर बार में सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। चौथा, देश में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह सुझाव दिया था कि महिलाओं को उच्च न्यायाधीश के रूप में 50% तक आरक्षण प्रदान करना चाहिए। पांचवा, निचली अदालतों में उच्चतम न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति की दर उच्च होनी चाहिए और शिक्षा प्रणाली में इस तरह पुनर्निर्देशित करना चाहिए कि यह कार्य और जीवन संतुलन को प्रेरित कर सके। उदाहरण के लिए बच्चे की परवरिश तथा घरेलू जिम्मेदारियों और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा सार्थक रूप से साझा किया जाना चाहिए। तो इसके संदर्भ में ये बताए गए हैं कि ये क्या क्या आगे की राय हो सकती है कि जिससे महिलाओं की भागीदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायपालिका में बढ़े। अब आता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य अलग अलग विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉक्स के प्रदर्शन में सुधार करना है। इसमें अंतर्गत तथ्य आते हैं। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, किंतु इसका स्पष्ट उल्लेख बजट 2023-24 में किया गया। मतलब जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसे 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसका जो स्पष्ट उल्लेख किया गया उसे 2023-24 में किया गया। अब आता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित होता है। इसे 2018 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 112 जिलों को शामिल किया गया। एबीपी की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसमें कवरेज क्या है। इसके अंतर्गत कवरेज में शुरुआत में इस कार्यक्रम में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसमें आधे से अधिक प्रखंड 6 राज्यों में है, जिसमें राज्यों में घटते क्रम में आते हैं कि पहला आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन
कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। इसके संकेतक में इसके अंतर्गत मुख्य 15 संकेतक आते हैं जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों की पहचान की गई है। इसमें समय समय पर रैंकिंग तय की जाएगी। इसके अंतर्गत में कार्यक्रमों पर फोकस के बारे में बताया गया। फिर आता है प्रखंडों पर फोकस क्यों किया जा रहा है, इसके रीजन क्या है कि इसको मतलब जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है तो यह क्यों किया गया है या प्रखंड को पर फोकस क्यों किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि भारत में प्रखंडों के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1952 में प्रखंड आधारित विकास की शुरुआत की गई थी। तब से उनका महत्व बढ़ गया क्योंकि निम्नलिखित को सक्षम करते हैं। पहला तो ये कि ये समावेशी विकास पर आधारित होते हैं क्योंकि यह प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि विकास का एक हिस्सा आबादी के सीमांत और कमजोर वर्गों तक पहुँचे। फिर दूसरा आता है स्थानीय रूप से अनुकूल योग्य योजना निर्माण। तीसरा आता है जमीनी स्तर पर भागीदारी और अभिसरण और लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में रहेगा, तभी इसका विकास किया जा रहा है। अब आता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो 2018 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य देश भर में 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 112 सबसे कम विकसित जिलों की शीघ्रता से प्रभावी ढंग से विकास करना है। यह इसके संदर्भ में शुरू किया गया। इसका फोकस क्या था, इसका फोकस प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान देना केंद्रित करता है तथा यह तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कारकों को पहचान करता है। यह मासिक आधार पर जिले की रैंकिंग इसकी प्रगति को मापता है। इसके महत्वपूर्ण संकेतक में आता है कि ADP 5 सामाजिक आर्थिक विषयों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके अंतर्गत 5 विषय आते हैं: स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास अवसर तथा अवसंरचना आते हैं। ये ADP के जो 3C दृष्टिकोण है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें 3C के अंतर्गत आता है जैसे कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। कन्वर्जेंस जो अभिसरण या तालमेल होता है वह बाधाओं को दूर करने के लिए जिला स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल स्थापित किया गया। दूसरा आता है कोलैबोरेशन, यह सहयोग होता है जो सिविल सोसाइटी और जिला सहकारी निकायों सहित केंद्र राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में। तीसरा आता है प्रतियोगिता या कंपटीशन, जो चैंपियन ऑफ चेंज की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उपयोग करके राज्यों और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है। फिर आता है इसमें जो ADP की सफलता की कहानियाँ कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दी गई हैं, जैसे झारखंड के जो सेहभूवी जिले में और राजस्थान के करौली में, अरुणाचल के नामसाई और त्रिपुरा के धलाई जैसे जिलों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत लगभग 40% से 90% बढ़ गया। इनके संदर्भ में प्रत्येक राज्य में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको बताया गया है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक में कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं, जिसमें पहला आता है संक्षिप्त कुछ सुर्खी में लोक सेवा कंटेंट के बारे में। लोक सेवा कंटेंट हाल ही में क्या रहा है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में दिशा निर्देश पिछले 9 नवंबर को मंत्रालय द्वारा निर्मित एक अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नियमों पर निर्धारित किए गए, जिसमें नई एडवाइजरी निजी सैटेलाइट टेलीविजन और एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श के बाद जारी की गई। इसमें कंटेंट क्या रहेगा, इसकी मुख्य विशेषताओं में पहला तो आता है कंटेंट, जिसमें चौथे चैनल दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेगी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। इसमें प्रसारण सीमा के बारे में, प्रसारण सीमा इसमें चैनल प्रत्येक महीने 15 घंटे के लिए राष्ट्रीय हित से संबंधित कंटेंट को प्रसारित करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग को स्वैच्छिक अनुपालन और स्वप्रमाणन इसके मार्गदर्शन सिद्धांत पर आधारित होगी और इसकी पहचान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित कंटेंट पर रिकॉर्ड रखेगा। इसके संदर्भ में फिर आता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के सुधार के बाद अब सरकार का ध्यान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बेहतर स्कोर प्राप्त करने पर है। इस सूचकांक को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है तथा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अमेरिका स्थित एक नागरिक समाज समूह होता है, जो 2022 में भारत के 140 देशों में 77वें स्थान पर रहा है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंतर्गत 8 कारकों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पहला कारक आता है कि सरकारी शक्तियों के उपयोग में बाधा, दूसरा आता है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, तीसरा सरकार का खुला स्वरूप, चौथा मौलिक अधिकार, पांचवा कानून व्यवस्था सुरक्षा, छठवां विनियामक प्रवर्तन, सातवां न्याय नागरिक न्याय और आठवां आता है आपराधिक न्याय। इसके अंतर्गत है तो रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह कब स्टार्ट किया गया है, इसके संदर्भ में और इसके क्या क्या कारक रहे, इसके अंतर्गत 8 कारक आते हैं।
अब आता है मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में। मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों को उपलब्ध वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से संबंधित निर्णय दिए गए, जिसके अंतर्गत पहला निर्णय आता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधारों पर अन्य आधारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दूसरा आता है कि किसी भी मंत्री के बयान को सामूहिक जवाबदेही के सिद्धांत को लागू करके अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का बयान घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 164(2) के तहत अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके संदर्भ में बताया गया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स परियोजना। यह परियोजना भारत के मुख्य न्यायाधीश इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है तथा यह शीर्ष अदालतों के निर्णयों की डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है और इसमें आधिकारिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे और इसकी सहायता से वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक के सभी निर्णय वकीलों और कानूनों के छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप तथा नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह इसके संदर्भ में। अब आता है चार्जशीट के संदर्भ में। चार्जशीट में यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित, आरोपी तथा जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन होता है। चार्जशीट एक औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड होता है। इसमें हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के नामों, आरोपों की प्रकृति और आरोपियों की पहचान दर्ज होती है। इसके संदर्भ में यहाँ पर हमारा राज्य व्यवस्था एवं शासन से संदर्भित टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संदर्भित टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आगे क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे उन सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।